एक टीवी शो की लाइन थी, चैन से सोना है तो जाग जाओ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जम के पैसा कमाना चाहते हो तो जाग जाओ। नए करियर की तलाश है तो जाग जाओ। यदि अभी पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो भी जाग जाओ। कोई स्टार्टअप खोलना है तो जाग जाओ। यदि इंडियन कल्चर से प्रेम है और उसी को बिजनेस बनाना है तो भी जाग जाओ। यार, इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी कि सोच नहीं सकते। अभी अभी एक कंपनी ने, एक स्टार्टअप ने बिजनेस शुरू किया है जिसमें फॉरेनर्स को इंडियन वेडिंग देखने के लिए 12,000 से 30,000 रुपए पर डे पे करना पड़ता है और बड़ी तादाद में फॉरेनर इसको रजिस्टर कर रहे हैं और वो चुनते हैं, हमको साउथ की शास्त्रीय शादी देखनी है, कल्चर रिच शादी देखनी है, या हमको नॉर्थ की हंगामादार शादी देखनी है, या राजस्थान की रजवाड़ी शादी देखनी है। और धीरे धीरे ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। दुनिया के सुदूर कोनों से लोग हिंदुस्तानी शादी देखने को आ रहे हैं। आज के इस उज्ज्वल पाटनी शो में मैं आपको बताऊंगा बिजनेसेस जो मॉडर्न है, जो इंडियन वेडिंग से कनेक्टेड है, जो हर साल दर साल बढ़ेंगे, जिसमें एक तरीके से आप आधा साल जब शादी नहीं रहेगी तो फ्री होके लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं और जिस वक्त शादी रहेगी उस वक्त जम के माल कूट सकते हैं। तो आगे माल कहां से बनेगा, कौन सा धंधा करें, ये बताने के पहले मैं आपको इंडियन वेडिंग का मैथमेटिक्स बताता हूँ, उसकी मार्केट साइज बताता हूँ और क्यों ये बिजनेस अगले 200-400 साल ठंडा और मंदा नहीं पड़ेगा ये बताता हूँ। भाई, इंडिया में जो टोटल आबादी है ना, उसका 65% 30 साल से कम का है और ये सब शादी करेंगे क्योंकि इंडिया में बिना शादी रहने का रिवाज आज भी माइक्रो % में है और सब शादी जम के करेंगे, अपनी औकात से, हैसियत से ज़्यादा करेंगे क्योंकि कोर्ट मैरिज या शादी करने वालों का भी % माइक्रो में है। और लोग यहाँ सोचते हैं, यार पूरे साल दूसरे का माल खाते हैं, 20 साल से दूसरों की शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, अपन अपने घर में नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे लोग के चक्कर में आदमी शादी को एक बहुत बड़ा ड्रामा बना देता है जो कि 1-2 दिन नहीं, कई महीने तक चलता है। और केक के ऊपर आइसिंग देखिए, हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में कहा, वेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया तक तो ठीक था, वेड इन इंडिया मतलब दुनिया के दूसरे देशों में जाके डेस्टिनेशन मैरिजेस करने की जगह इंडिया में शादी करो। और इंडिया में जब शादी करोगे तो एक शादी में कम से कम 100 से ज़्यादा स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं। उतनी ही बड़ी तादाद में रोजगार जनरेट होगा, उतनी ही बड़ी तादाद में लोकल बिजनेस जनरेट होगा। और आपको पता है इंडियन मैरिजेस का एनुअल वॉल्यूम क्या है? भारतीय मैरिज इंडस्ट्री का एनुअल वॉल्यूम, एनुअल टर्नओवर 130 बिलियन डॉलर का है और ये यदि टोटल इंडस्ट्रीज की रैंकिंग में देखा जाए तो 4th नंबर पर खड़ा होता है। यहाँ तक कि स्टील बार्स और टेक्नोलॉजी भी इसके पीछे आते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट झूठ बोल रहे हैं, उनकी रिसर्च गड़बड़ है क्योंकि वो तो उतना ही पकड़ सकते जितना पक्के में है। मान के चलना इंडिया में जितना पक्का है ना, उससे 3-4 गुना कच्चा होता है क्योंकि भारतीय कच्चे का पैसा लगाने के लिए मैरिज को एक आइडियल जगह समझते हैं। और यदि इसकी साइज को ठीक से समझना हो तो ऐसा समझो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मैक्सिको, इन सब की जीडीपी को प्लस कर दिया जाए ना तो भी ये इंडियन मैरिज की टोटल वॉल्यूम से, टोटल टर्नओवर से, टोटल जीडीपी से कम होंगे। अरे अपने यहाँ तो एक अंबानी की शादी राष्ट्रीय उत्सव होता है और 5,000 करोड़ तो नंबर सामने अखबारों में आ रहा है, पता नहीं अंदर का कितना नंबर होगा। अब अपने को यहाँ पर यह सोचना है कि इस इंडस्ट्री में हम पैसा कैसे बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में भाई जन्म पे पैसा बनता है, हिंदुस्तान में शादी में पैसा बनता है, हिंदुस्तान में मरण पे पैसा बनता है, क्योंकि हर जगह फंक्शन होते हैं, हर जगह रिश्तेदार होते हैं। मेरे को कभी कभी लगता है कि इंडिया में कोई नहीं कमा रहा है ना तो अपने आलस की वजह से, अपने कंफर्ट जोन की वजह से, अपने एफर्टलेसनेस की वजह से, अपने प्रोएक्टिव ना होने की वजह से नहीं कमा रहा है। नहीं तो हमारे देश में हर पल पैसा है, हर पल फंक्शन है, हर पल सेलिब्रेशन है, हर पल दिखावा है, हर पल औकात से ज्यादा खर्चा है। यदि इस देश में पैदा होकर पैसा नहीं कमाए ना, दुनिया में कहीं भी पैदा हो जाना, पैसा नहीं कमा पाओगे। अब जरा ये भी समझते हैं कि भाई जब ये मैरिज का केक कटता है तो आखिर किसमें बंटता है, क्योंकि तभी तो आप चुनाव कर पाओगे मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं अपना फ्यूचर किस व्यापार से जोड़ूं।
तो पहले समझना, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस मिला के लगभग पक्के में 4.25 लाख करोड़ शादियों में खर्च होता है। इसमें 10,000 करोड़ मान के चलो कपड़े में खर्च हुआ, 60,000 करोड़ मान के चलो ज्वेलरी में खर्च हुआ, 5 से 10,000 करोड़ होटल में, धर्मशालाओं में, भवनों में खर्च हुआ। लेकिन इन बड़े के अलावा छोटे भी बहुत कुछ है। देखो आप स्क्रीन में एक एक करके आंकड़ा आ रहा है कि पूरा 3.75 लाख करोड़ किस किस परसेंटेज में बढ़ता है। और इसमें स्मॉल बिजनेसेस हैं, इसमें मीडियम बिजनेसेस हैं, इसमें सोलो बिजनेसेस हैं, इसमें टीम बिजनेसेस हैं, इसमें बिना लागत के शुरू होने वाले बिजनेसेस हैं और इसमें लागत के साथ शुरू होने वाले बिजनेसेस हैं। आपका कोई भी इंटरेस्ट एरिया हो, यदि आप मेहनत करने को रेडी हैं, यदि आप क्रिएटिव हैं, यदि आपको एंटरटेनमेंट में मजा आता है, हंगामा आप पसंद करते हैं, तो ये वेडिंग इंडस्ट्री आपके लिए। यदि आप सोशल मीडिया में अच्छे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हैं, इंटरनेट से आपको प्रेम है, तो आप एक ऐसा स्टार्टअप कर सकते हैं जिसमें दुनिया जहान के लोग इंडिया आए और इंडिया की वेडिंग्स के फंक्शंस को देखें। हो सकता है कुछ लोग 1 दिन के लिए बुक करें, कुछ लोग 2 दिन के लिए बुक करें, और कुछ ऐसे पागल भी मिल सकते हैं जो कहेंगे हम 1 महीने पहले से आएंगे, हम पूरी वेडिंग की तैयारी को देखेंगे। अब और सोचिए, सगाई भी सेल हो सकती है। तो लोग इंडियंस की सगाई कैसी होती है, इंडियन का रोका कैसा होता है, इंडिविजुअली लेडीज संगीत एक प्रोडक्ट हो सकता है। और इस चीज़ को यदि आप ग्लोबली सेल करते हैं, इसको कहते हैं कल्चर टूरिज्म, और इसके प्रेमी अलग ही होते हैं। वो चारों ओर बिल्डिंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी देख के बोर हो चुके होते हैं और वो कल्चर देखने के लिए कुछ भी पे कर सकते हैं। तो यदि आप मॉडर्न एज स्टार्टअप की सोच रहे हैं, यदि आप यंगस्टर हैं, दिस इज द फ्यूचर स्टार्टअप फॉर यू, जिसमें गारंटी है कि ये फेल नहीं होगा। जितनी तेजी से आप इसको दुनिया के कोने कोने में लेके जाएंगे, जितनी तेजी से आप अपने आप को अलग अलग लिस्टिंग्स में फीचर करेंगे, जितनी तेजी से आप दुनिया की अलग अलग ट्रैवल कंपनीज तक पहुंच के अपने एक्सपीरियंस को रजिस्टर करेंगे, उतनी तेजी से आप इसके लीडर बनेंगे। और मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। जब तक कोई पैदा होगा इंडिया में, भाई उसको शादी करना ही है। इंडियन शादी हो और गले में ज्वेलरी लंदी फंदी ना हो, कान में बड़े बड़े ईयर रिंग्स ना हो, हाथ पूरे चूड़ियाँ, बैंगल्स और ब्रेसलेट से बंधे ना हो, तो फिर कैसी इंडियन शादी। अब सवाल ये कि पैसा नहीं हो तो क्या करें। अरे भाई, जिसके पास पैसा होगा वो तो असली चढ़ा देगा। अब जिसके पास पैसा नहीं है, लिमिटेड बजट में काम करना है, ज्वेलरी पे वेस्टेज नहीं करना चाहते, ज्वेलरी रेंटल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रेंटल और इवन एक्चुअल ज्वेलरी रेंटल, ये दोनों रेंटल बिजनेसेस फ्यूचर के बिजनेसेस हैं। क्योंकि एक शादी में 8 से 10 अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं। यदि आप जरा भी लोअर मिडिल क्लास हैं, आप यार एक बार के लिए तो ज्वेलरी खरीद लोगे, आप हो सकता है 2 बार के लिए भी ज्वेलरी खरीद लो, बाकी कॉस्ट्यूम्स के लिए कहां से लाओगे ज्वेलरी। और हर फंक्शन का वीडियो बन रहा है, वो इंस्टाग्राम FB पे जा रहा है, जहां पर आपकी ज्वेलरी नजर आ रही है। ऐसे में फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है ज्वेलरी का रेंटल। और जितने यंगस्टर है ना, जो ज्वेलरीज में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, और इसका एक और चैलेंज है यार, जो ज्वेलरी शादी में हैवी चढ़ाई जाती, एक्चुअली उसको बाद में डेली लाइफ में पहन नहीं सकते। वो सारी की सारी ज्वेलरी लॉकर में चली जाती है और डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ऐसे में जो हैवी ज्वेलरी है उसको रेंटल पर लेना आजकल अधिकांश यंगस्टर चाहते हैं, और उसको रेंटल पर लेने के लिए अधिकांश यंगस्टर तैयार रहेंगे। तो फिर से आप सोचिए, यदि आप बढ़िया फोटोग्राफर एक हायर करके ज्वेलरी की बढ़िया फोटोग्राफी करवा सकें, यदि आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खरीद के वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप ज्वेलर हैं तो आप साइड में एक ज्वेलरी रेंटल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सोच कर देखिए, जब तक शादी होगी दूल्हा दुल्हन सजेंगे, और जब तक वो सजेंगे ज्वेलरी रेंटल वाले चलेंगे। डिजाइनर क्लोथ्स ऑन रेंट मेट्रो सिटीज में कुछ एंटरप्राइजेस ऑलरेडी शुरू हो गई है, लेकिन आज भी टियर 2 में, टियर 3 में जबरदस्त स्कोप है। भाई, शादी में मेन फंक्शन का आप लहंगा खरीद लेंगे, लेकिन वो लहंगा भी कभी दूसरी बार काम नहीं आता, इतना भारी होता है। तो बहुत सारी ब्राइड्स, फैमिलीज, यहाँ तक कि ग्रूम ये चाहते हैं कि यार ये वाला डेड इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। अब शादी मान लीजिए 2 दिन की है, 3 दिन की, 8-8, 10-10 कपड़े लग रहे हैं। एक सबसे हल्का पहनने वाला शादी का कपड़ा भी 10-12 हज़ार से शुरू होता है, ऊपर तो कहीं भी जा सकता है। ऐसे में यदि प्रोफेशनल तरीके से क्लोथिंग्स को रेंट किया जाए,
जहां पर किसी वेबसाइट में आदमी क्लोथिंग को पसंद कर ले, वो उसको वेल ड्राई क्लीन्ड एकदम वेल डन अप करके उसके घर पे डिलीवर हो जाए, घर से पिकअप हो जाए, और वो क्लोथिंग्स फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहे ताकि शहर में हर जगह वो नजर ना आए। कोई नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म आ जाए जिससे पूरे भारत में कोई भी क्लोथिंग को रेंट कर सके। बिलीव मी, कोई ताकत नहीं रोक सकती इस बिजनेस को सक्सेसफुल होने से। अब इसके लिए आप लोग बहुत गालियां देने वाले हो। फ्रेंड्स ऑन रेंट, भाई साहब पिछले बहुत सालों से आपने एक बच्चा पैदा किया, आपने 2 बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा हुआ, थोड़े साल बाद हॉस्टल में चला गया, कॉलेज में चला गया, बाहर कोचिंग करने चला गया। आजकल मैक्सिमम लोगों के फ्रेंड सर्कल ही नहीं होते। पहले परिवार ही इतने बड़े बड़े होते थे कि उनमें फ्रेंड्स बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पूरा घर ही एक कुनबा मोहल्ला बन जाता था। लेकिन अब फ्रेंड्स की कमी बहुत लोगों को खलती है। भाई बारात में 5-7 दोस्त नहीं दिखे तो इज्जत खत्म हो जाएगी, है किसी लड़की के साथ 5-7 और सुंदरियां नहीं दिखी तो इज्जत खत्म हो जाएगी। नाचेगा कौन बारात में, ड्रामा कौन करेगा, इतराएगा कौन, दूल्हे की सेवा कौन करेगा, है सेवा कौन कराएगा बारात के रूप में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं। फ्रेंड्स ऑन रेंट जो बढ़िया तैयार होके सज धज के आते हैं, खूब मस्ती करते हैं, आपके साथ खूब नाचते कूदते हैं, और आप उसमें एजुकेशन लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस ग्रेड का फ्रेंड चाहिए। आप लुक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा दिखने वाला चाहिए, आप चूज कर सकते हैं किसकी कैसी आदतें हैं। मान लो पार्टी वाला चाहिए तो अलग दोस्त लगेगा, थोड़ा रिलीजियन वाला चाहिए, आरती वारती साथ में उतार ले तो अलग दोस्त लगेगा। आज नहीं, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन फ्रेंड्स ऑन रेंट मेट्रो सिटीज़ में अभी तुरंत चलेगा, सेमी मेट्रो में थोड़े से वक्त के बाद आएगा, नीचे में आने में वक्त लगेगा क्योंकि नीचे आज भी पूरा मोहल्ला आपका घर होता है। लेकिन ये भी एक फ्यूचर का बिजनेस है, फ्रेंड्स ऑन रेंट, क्योंकि फैमिलीज स्मॉल हो चुकी है, दोस्त कम हो चुके। एक यंगस्टर ने मेरे बिजनेस गुरुकुल को ज्वाइन किया। जब मैं उसके बिजनेस को गहराई से समझा, मैं चौंक गया। वो केवल जिस गाड़ी में दूल्हा आता है या दुल्हन आती है वो गाड़ी प्रोवाइड करता है। अब वो गाड़ी क्या क्या हो सकती है, वो एक विंटेज कार हो सकती है, वो एक टोंगा हो सकता है, वो एक बाइक हो सकती है। मतलब कितना प्रयोग कर सकते हो आप, ये सोचो। ट्रेंड यहां तक चेंज हो गया है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों घुड़सवारी करते हुए आ रहे हैं, और पूरी मैरिज में वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल मोमेंट होता है, वन ऑफ द मोस्ट वीडियोग्राफी करने वाला मोमेंट होता है बारात का आना। क्योंकि सब लोग भवन से खड़े होके, चारों तरफ से खड़े होके देखते रहते हैं। अभी बारात आई, दूल्हे को पहली बार देखने का एक्साइटमेंट होता है। बारात का पहले तो स्वागत किया जाता है, उसके बाद वहां पर आधा 1 घंटा डांस होता है। बारात अच्छे से सड़क पे या प्रांगण में या कंपाउंड में मूव करती है, यार दोस्त हंगामा करते हैं। तो स्पेसिफिक होते हुए यदि आप दूल्हा के लिए, दुल्हन के लिए कुछ यूनिक व्हीकल्स तैयार करते हैं, कुछ यूनिक ट्रांजिट मोड्स तैयार करते हैं, जिसमें बैठ के चल के वो बारात का प्रोसेशन लेकर जाएंगे, आपको छोड़ के कोई किसी को हायर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक ये कंसेप्ट बहुत ही अनकॉमन है। आप कितना अलग सोच सकते, आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते, आप किसी गिफ्ट को कितना यादगार बना सकते कि मेहमान उसको देखे और बोले यार गजब की चीज दी, आज तक नहीं देखे। कोई सजाने की चीज दे दे तो ऐसी हो कि मेहमान उसको अपने घर में डिस्प्ले कर दे। कोई खाने की चीज दे दे तो ऐसा एस्थेटिक्स और प्रेजेंटेशन हो कि मेहमान खाने के पहले उसका फोटो ले। याद रखिए, कस्टम गिफ्ट्स एक बहुत बड़ा बाजार है, और ये शुरू हो जाता है सगाई के समय से। सगाई में लोग, रोके में जो लोग आए उनको क्या गिफ्ट दी गई, यहां तक कि उस गिफ्ट का कैरी बैग, उसका रैपिंग पेपर और उसका रिबन भी कस्टमाइज्ड होता है। अब आप जितना बड़ा कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग सोच सकते हैं। हमारे बिजनेस गुरुकुल के कुछ स्टूडेंट्स हैं कोलकाता के, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अर्क। यंग लड़के फॉरेन से पढ़कर आए हैं, घर में कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि हम गिफ्टिंग का स्टार्टअप बनाएंगे। और देखते ही देखते उन्होंने फैक्ट्री लगा दी, जहाँ पे वो कांच के बॉक्स बनाते हैं, वुड के बॉक्स बनाते हैं, मेटल के बॉक्स बनाते हैं, पेपर के बॉक्स बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ के बॉक्स बनाते हैं। और आपको बताऊं, कभी कभी जब उनके गिफ्ट के डब्बे आते हैं ना, अर्क नाम है उनके ऑर्गेनाइजेशन का, अब उसमें मुझे दिख रहा है बेकरी आइटम कहाँ है, चॉकलेट कहाँ है, मिठाई कहाँ है, यूनिक है, कलर है, फ्यूजन है, सब दिख रहा है। ये समझ नहीं आ रहा डब्बा खुलेगा कैसे। तो सरप्राइज इस लेवल तक बढ़ा देते हैं कि हर आदमी आजकल compete करता है, मेरे यहाँ की गिफ्ट्स यूनिक होनी चाहिए। उसमें फैमिली की फोटो, दूल्हा दुल्हन की फोटो से लेके पता नहीं जो आ जाए सो कम है। तो सोच के देखिए,
क्या आप क्रिएटिव हैं? क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं? तो हो सकता है आप एक एसेट लाइट बिजनेस खड़ा करें जहां पर आप अर्क जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके उनसे बॉक्सेस लें, उनसे स्वीट्स लें, बेकरी आइटम लें, और यदि आपके पास पैसा है तो आप खुद इसको एक उद्योग के रूप में सोचें। अकेले करना हो चाहे टीम के साथ करना हो, बिना लागत के करना हो चाहे बड़ी लागत से करना हो, कस्टम गिफ्टिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। और ये गिफ्टिंग सिर्फ शादी के पहले नहीं होती है, शादी खत्म होने के बाद जब मेहमान घर के लिए निकलता है ना, वहां भी उसको विदा दी जाती है। और 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद तक जितने फंक्शन चलते रहते हैं, यहां तक कि बाद में बेबी होगा तो बेबी शावर पे भी वो गिफ्ट दी जाती है। और वही गिफ्टिंग धीरे से बढ़ के कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का भी स्वरूप ले लेती है। बहुत ईमानदारी से, बहुत गहराई से, बहुत सीरियसनेस से कस्टम गिफ्टिंग के बिजनेस पर विचार कीजिए। 3.7 लाख करोड़ की इस इकोनॉमी में आप अपना हिस्सा कब लेंगे? और ये इकोनॉमी लगातार बढ़ने वाली है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप इसको मॉडर्न तरीके से कर सकते हैं, आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं, आप इसको टेक बेस्ड कर सकते हैं, आप इसको मैनुअल बेस्ड कर सकते हैं, आप इसको पर्सनल कनेक्ट से कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। सवाल ये है, महज बात करेंगे कि बिजनेस शुरू करेंगे, अपने सपनों का जीवन क्रिएट करेंगे। चुनाव आपका है। मैं तैयार